हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं भूगोल। और भूगोल में पार्ट 3 के लिए सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने खनिजों के बारे में पढ़ा था। खनिज क्या होते हैं। खनिज मैंने आपको कई प्रकार के खनिज बताए थे, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, बॉक्साइट है, एल्युमिनियम है और विभिन्न प्रकार के खनिजों के बारे में बताया था। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस करके इसको पढ़ेंगे। इसमें दूसरे नंबर पर दे रखा है टॉपिक में आपके खनिज और शक्ति के संसाधन। तो खनिज तो आपने सारे जाने लिए, लेकिन इनमें इन्हीं खनिजों में शक्ति के संसाधन कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो खनिज के अंतर्गत ही कुछ खनिज ऐसे हैं जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा निकलती है, उसको हम ऊर्जा के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे डीजल और पेट्रोल आपने देखा होगा, तो वो भी एक प्रकार का खनिज है जो पेट्रोलियम से मिलता है। तो अब हम इसी वर्गीकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं शक्ति के संसाधन। शक्ति के संसाधन हैं कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जल विद्युत है। ये सभी शक्ति के संसाधन हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जानते होंगे सौर ऊर्जा, जो सोलर प्लेट्स लगी होती है घर में, ये भी शक्ति के संसाधन है। पवन ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है और आपका ये दो बार लिख गया है परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस, ये सभी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब थोड़ा सा इनका वर्गीकरण समझते हैं कि शक्ति के संसाधन जो है वो दो प्रकार के हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय को समझेंगे कि नवीकरण वो है, नवीकरणीय साधन वो हैं जिनका हम उनको दोबारा से यूज में ले सकें, जिनका रिन्यूअल हो सके, वो नवीकरणीय है। और अनवीकरणीय वो है जिनको हम दोबारा से यूज न कर पाएँ, दोबारा प्रयोग में न ले पाएँ, या उनके बनने की गति बहुत धीमी हो। जैसे मान लीजिए धूप है, जो सोलर आती है, सौर ऊर्जा जो आती है, वो क्या है, वो है आपकी नवीकरणीय। ऐसा नहीं है कि आज हमने धूप ज़्यादा ले ली तो कल नहीं मिलेगी, ऐसा तो है नहीं। आज हमने अगर धूप ले ली तो कल फिर मिल जाएगी, ठीक है। बादल वगैरह हो जाए वो चीज़ एक अलग है, वरना धूप तो रोजाना आपको मिलती रहेगी, वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। जब तक सूरज रहेगा तब तक धूप आपको मिलती रहेगी और उससे आप अपनी बैटरियों को चार्ज करते रहेंगे सोलर पैनल के माध्यम से। तो ये क्या हो गया, रिन्यूएबल, नवीकरणीय। लेकिन कुछ साधन ऐसे हैं जो एक बार इस्तेमाल हमने कर लिए, जैसे मैंने बताया था कि खनिज जो है वो ज़मीन के भीतर से मिलते हैं और उनके सीमित ही भंडार हैं। अब उनको हमने खुदाई करके अगर निकाल लिया खनन के माध्यम से या प्रवेधन के माध्यम से हमने पेट्रोलियम या डीजल निकाल लिया, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे कभी ना कभी तो ख़त्म होना है। अब एक स्थान पर ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरे स्थान से खोदना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे करके क्या होगा, पूरी हर जगह से समाप्ति हो जाएंगे। समाप्त इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये बड़ी धीमी गति से बढ़ते हैं, इनको लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं बनने में, इसलिए। और अब इनका जो उपयोग है वो हम बहुत तेज़ी से करते चले जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ये हो गए अनवीकरणीय। अब पहले हम अनवीकरणीय की बात करेंगे, यानी कि जो एक बार प्रयोग होने के बाद में दोबारा प्रयोग नहीं किए जा सकते। तो ये है कोयला और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं आपके डीजल, पेट्रोल, ठीक है, मिट्टी का तेल, ये सब पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक गैस और उसके बाद है जल ऊर्जा, जल विद्युत या जल ऊर्जा भी इसको कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, इनका एक दूसरा नाम है परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत यानी जो हम परंपराओं से, यानी प्राचीन काल से जिनका हम इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, वो परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। कोयला हम हजारों वर्षों से प्रयोग करते चले आ रहे हैं, पेट्रोलियम का भी प्रयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस का भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। जल विद्युत का भी हम काफ़ी परंपरागत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। और हम ईंधन, एक लकड़ी भी होती है, लकड़ी को हम ईंधन के रूप में लेते हैं, उसका भी हम प्रयोग करते चले आ रहे हैं। कोयला लकड़ी का भी बनता है, लेकिन ये जो कोयला है ये चट्टानों से निकलने वाला कोयले की बात चल रही है यहाँ पर। तो थोड़ा सा जो अनवीकरणीय संसाधन हैं ये वाले, जो मैंने एरो लगा के इस तरह से दिखाया है,
इनके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं कि अनवीकरणीय इसलिए हैं क्योंकि जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम को हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है कि वो जमीन के अंदर वनस्पतियाँ या जीव जंतु या पेड़ पौधे जो कुछ भी हैं वो दब जाते हैं, और दबने के बाद में अवसादित होकर के हजारों और लाखों वर्षों के बाद में उनमें से ये ऑयल प्रोड्यूस होता है, पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है, और इन्हीं में से ही कोयला बन जाते हैं। जो लकड़ी के बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं वो बाद में क्या बन जाते हैं, कोयला बन जाते हैं। और जो बॉडी में से जो तेल निकलता है उससे क्या बन जाता है, पेट्रोलियम बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोयला और पेट्रोलियम दोनों ये जीवाश्मों के दबने के बाद, जो जमीन के अंदर दब जाते हैं लाखों हजारों वर्षों के बाद, ताप के और दाब के कारण, यानी एक तो प्रेशर पड़ता है जमीन के अंदर दबे रहते हैं, और फिर गर्मी अंदर जमीन की, उनसे क्या हो जाता है, पेट्रोलियम का निर्माण होता है। इसलिए इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म का मतलब होता है जीवों का अंश, जीवों का अंश या वनस्पतियों का अंश क्या कहलाता है, जीवाश्म कहलाता है। ये तो रही प्रक्रिया इनको बनने की। अब इनको अनवीकरणीय क्यों कहा गया है, क्योंकि बनने में तो लगते हैं हजारों वर्ष, और मानव की आयु कितनी है, एवरेजन 100 वर्ष या 80 वर्ष, तो उसको चाहिए जल्दी जल्दी। मनुष्य जल्दी जल्दी जन्म ले रहा है, भाई 80-100 साल जिया, फिर वो समाप्त हो गया, फिर दोबारा जन्म ले लिया। लेकिन इनको तो बनने में लाखों वर्ष लग रहे हैं, तो फिर इतनी जल्दी कहाँ से उपलब्ध होगा। या तो ये इनकी भी उम्र कम हो जाए, ये भी जल्दी जल्दी बनने लग जाए, तो ठीक है। जब इनको बनने में ज़्यादा समय लग रहा है और मनुष्य की उम्र है कम, तो फिर तो डिसबैलेंस कभी ना कभी तो होना ही है। तो इसलिए इनको अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में रखा गया है। दूसरा होगा गैर परंपरागत। गैर परंपरागत का मतलब है ऐसे संसाधन जिनको हम परंपरानुसार प्रयोग में नहीं कर रहे हैं, कोई परंपरा से नहीं चली आ रही है, ये सब लेटेस्ट है, सारे नए संसाधन हैं जिनको हम शक्ति के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, उनसे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, ठीक है। उनको कहते हैं गैर परंपरागत, जो परंपरागत न हो। कौन कौन से हैं, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आप देख रहे हैं, ये ज़्यादा पुराना इसका इतिहास नहीं है, 50-100 वर्ष पहले से ही ये सौर ऊर्जा बननी शुरू हुई है, उससे पहले कोई जानता ही नहीं था। और परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस, ये 2 बार लिख गया है, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए सौर ऊर्जा को आप जानते ही हैं, आपके स्कूल में भी सौर ऊर्जा का प्लांट लगा हुआ है। आप छत पे, विद्यालय की छत पे जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सोलर प्लेट्स लगी हुई है, नहीं लगी। उन सोलर प्लेट्स में ऐसे सेल्स होते हैं जो सोलर से यानी सूर्य से ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, और तार के माध्यम से बैटरियों में हम उसको स्टोर कर लेते हैं। बाद में उसकी विद्युत बन जाती है और उसका हम प्रयोग करते हैं। तो सौर ऊर्जा घर घर आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं। ये नवीकरणीय संसाधन है, कितना भी इसको खर्च करो ये कभी समाप्त नहीं होने वाली। ये समाप्त होने वाले हैं। नवीकरणीय क्या है, अनवीकरणीय क्या है, सीमित है और समाप्त होने वाले हैं, ठीक। और अनवीकरणीय क्या है, ये असीमित है, ठीक है। ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। सौर ऊर्जा का परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा में क्या होता है कि यूरेनियम और थोरियम, ये 2 खनिज हैं, यूरेनियम और थोरियम। ये मैंने आपको बताया भी था, ये आंध्र प्रदेश वगैरह में पाए जाते हैं। यूरेनियम और थोरियम का जो है इनका कहीं कहीं पे तो यूरेनियम का और कहीं पर थोरियम का रिएक्शन कराया जाता है, विखंडन कराया जाता है। उसके लिए बड़ी बड़ी परमाणु भट्टियाँ लगी होती हैं। उदाहरण के लिए आप देखें, आप नरौरा जाते हैं तो नरौरा में परमाणु विद्युत केंद्र बना हुआ है, वहाँ पे 2 बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी भट्टी लगी हुई हैं। उन भट्टियों में क्या होता है कि बाहर से यूरेनियम आता है, विदेशों से यूरेनियम आता है, भारत में तो बहुत कम मात्रा में है। उस यूरेनियम को बड़ा संभाल के ट्रकों के माध्यम से लाते हैं, और लाने के बाद में फिर उनका रिएक्शन कराया जाता है, उन भट्टियों में विखंडन कराया जाता है, और उनके विखंडन से, ये साइंस का विषय है, ज़्यादा डिटेल में आप साइंस में पढ़ लेंगे
केवल यहाँ पे इतना समझिए कि यूरेनियम का विखंडन कराया जाता है बड़ी बड़ी नाभिकीय भट्टियों में, और उस भट्टियों से फिर क्या होता है, ऊर्जा प्रोड्यूस होती है और उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये होती है परमाणु ऊर्जा। इसका कहाँ पे बना हुआ है परमाणु ऊर्जा का? नरोरा में। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही जगह है, और बाकी अन्य जगह भी है। एक तारापुर में बना हुआ है जिसका नाम है तारापुर परमाणु केंद्र। ठीक है, वो महाराष्ट्र में है। और भी आप जानकारी करेंगे। अगला है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है इसको समझिए। देखिए, भूतापीय ऊर्जा नाम से स्पष्ट है, भूताप। आपको पता है कि हमारी जो भू है, जो जमीन है, वो बहुत गर्म है, बहुत हीट है, अंदर से बहुत ज़्यादा हॉट है। तो इसमें क्या होता है, जब वो हॉट है तो अंदर जो जल होगा वो भी बहुत गर्म होगा। तो इस गर्म जल का उपयोग ऊर्जा बनाने के काम में हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके लिए प्लांट लगाए जाते हैं बड़े बड़े। उन प्लांट के माध्यम से उस भूजल से एनर्जी प्रोड्यूस कराई जाती है, और उस एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद में उसको विद्युत बनाई जाती है। उसको प्रयोग में ला करके जनरेटर वगैरह के माध्यम से काम में लेते हैं। पवन ऊर्जा क्या है? इसमें पवन चक्कियाँ लगी होती हैं, बड़ी बड़ी पवन चक्की लगी होती है, उनमें पंखे होते हैं, वो पंखे घूमते हैं। समुद्र तट के किनारे बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ लगा देते हैं। पवन माने हवा जब उनसे टकराती है, वो पंखे घूमते हैं, और पंखे बहुत बड़े बड़े होते हैं। जब वो पंखे घूमते हैं तो घूमने के बाद में फिर क्या होता है, बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं। वो जनरेटर स्टार्ट हो जाते हैं, और जनरेटर स्टार्ट होने के बाद में ऊर्जा प्रोड्यूस होने लगती है। तो ये कहलाता है पवन ऊर्जा। उसके बाद आता है बायोगैस। बायोगैस क्या होता है? इसे गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं। इसमें क्या रहता है कि जो सड़े गले पेड़ पौधे, वनस्पति या गोबर, ठीक है, इस तरह की चीज़ें एक गड्ढे में डाल दी जाती हैं, और गड्ढे में डालने के बाद में उनमें से गैस प्रोड्यूस होती है। जो गैस निकलती है, आपने सुना होगा गोबर गैस प्लांट, इस तरह की चीज़ें सुनी है, तो ये बायोगैस होती है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया के माध्यम से ही बनाया जाता है। जीवाणुओं को उसमें डाल दिया जाता है एक हौदी बना करके, और फिर उनसे ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। तो ये भी कभी समाप्त नहीं होते। एक बार इनसे ऊर्जा बनना शुरू हो जाए तो बस उसमें गोबर को आप डालते रहिए, ये चलता रहेगा। ठीक, जल विद्युत हमारा रह गया था, अनवीकरणीय जल विद्युत रह गया था। ये पहले इस कैटेगरी में शामिल था, लेकिन अब इसको अलग कर दिया है, क्योंकि अब हम जल को ये नहीं कह सकते कि जल समाप्त नहीं हुआ। भाई, जल का आप संकट देख रहे हैं, जल समाप्त भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको उठाकर कहाँ रख दिया है। ये असीमित भंडार नहीं है, वैसे तो ये असीमित है जल, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसमें क्या होता है कि पहले डैम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। उन डैमों से, जो बड़े बड़े बांध होते हैं ना, उन बांधों से पानी को बड़े प्रेशर से गिराया जाता है। किस पर? बड़ी बड़ी टरबाइन्स लगी होती हैं, टरबाइन होती हैं। उन टरबाइन जब वो घूमती हैं ना, उनको घुमाए, पानी ऊपर से प्रेशर में डाला जाता है। तो जैसे हमारी टरबाइन है, टरबाइन पर जब पानी पड़ेगा तो वो फिर इधर पड़ा तो वो उधर घूमना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से वो तेज़ी से घूमती है, पानी ऊपर से धार से गिरता चला जाता है। फिर बड़े बड़े जनरेटर वगैरह लगे होते हैं, उनमें बिजली स्टोर, उनके माध्यम से बिजली प्रोड्यूस होकर के वो इकट्ठी होती है। तो ये सारे ऊर्जा के संसाधन हैं, ये सब दे रखे हैं। और आपको एक जानकारी के लिए बात बता देता हूँ कि सबसे पहले जल विद्युत का जो प्रयोग किया था, सबसे पहले जल विद्युत का जो प्रयोग किया था वो नॉर्वे देश ने किया था। नॉर्वे देश ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। और दूसरी, इसमें कोयले के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि कोयले में पहला नंबर किसका है? कोयले के उत्पादन में पहला नंबर किसका है? चीन का है। दूसरा नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, और तीसरा स्थान है जर्मनी, फिर है फ्रांस का, फिर भारत। ये सारे देश हैं, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस। ये सारे देश कोयला के उत्पादन में, यानी कोयला उत्पादन में सबसे प्रमुख देश कौन सा है? चीन। ठीक है, चीन में सबसे ज़्यादा कोयला होता है।
उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। शक्ति के संसाधन नवीकरणीय क्या है, अनवीकरणीय क्या है, परंपरागत क्या है, गैर परंपरागत क्या है, और ये सारे ऊर्जा पैदा करने वाले स्रोत हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।